ये कहानी चंद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रमेश नाम का एक किसान रहता था। चंद्रपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी रेखा और बेटी शीतल के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रमेश के माता पिता का निधन बहुत पहले हो चुका था। उसके पास गांव में छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अपने पति की मदद करने के लिए रेखा भी गांव के एक जमींदार के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। दोनों मिलकर अपने परिवार के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे। वैसे तो चंद्रपुर में गर्मी का मौसम मार्च खत्म होने के बाद शुरू होता था, पर इस बार की गर्मी मार्च के शुरू होते ही अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी और हर साल गर्मी में चंद्रपुर गांव का तापमान 40 डिग्री तक आम तौर पर पहुंच जाता था। पर इस बार की गर्मी ने हर बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस बार का तापमान 45 डिग्री छू चुका था। इस गर्मी ने सबका जीना मुश्किल कर दिया था। तेज धूप और लू के कारण गांव वालों की मुश्किलें और बढ़ गई थीं। हर तरफ लू का कहर था। गांव के लोग सुबह से लेकर रात तक इस भयंकर गर्मी से परेशान थे। सूरज की तपिश ने सबको बेहाल कर रखा था। इसी बीच एक दिन रमेश के घर पर हे भगवान, ये कैसी गर्मी है। देख रहे हो रमेश, इस साल कितनी अधिक गर्मी है और गर्मी के साथ साथ लूह वाली हवाएं भी चल रही हैं। इतनी तेज धूप में काम करना भी मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे जल रहे हों। इतनी गर्मी में तो बाहर कदम रखना भी मुश्किल हो रहा है। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। सही कह रही हो रेखा, इस बार की गर्मी ने तो बुरी तरह से तोड़ दिया है। सोचता हूं कि हम जैसे गरीब लोग इसे कैसे सहन करेंगे। रमेश और रेखा आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी शीतल अपने पिता से बोली। पापा, मैं भी आज आपके साथ खेत पर जाऊंगी। नहीं शीतल बेटी, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। तुम अपने माँ के साथ घर पर ही रहो। पर पापा, मुझे भी आपके साथ खेत पर जाना है। मुझे खेत का काम देखना है और आपकी मदद करनी है। माँ से भी बोल दीजिए, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। शीतल बेटी, जिद मत करो। बाहर बहुत गर्मी है। अगर तुम बाहर जाओगी तो लूह लग सकती है, और लूह लगने से यदि तुम बीमार हो गई तो फिर तुम्हारे दवाई का खर्चा उठाना हमारे लिए मुश्किल होगा। घर के हालात वैसे ही अच्छे नहीं हैं। इस महीने की मजदूरी भी अभी तक नहीं मिली है। पता नहीं इस हफ्ते का राशन कैसे पूरा होगा। तुम घर पर ही रहो, समझदारी इसी में है। रेखा, क्या घर का राशन खत्म होने वाला है? तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि राशन खत्म होने वाला है? रमेश, क्या बताती। मैं खुद ही सोच रही थी कि इस बार कैसे काम चलेगा। घर में आटा तो बस 2 दिन का बचा है। दाल भी खत्म हो चुकी है। सब्जियां पिछले हफ्ते से नहीं आई। उम्मीद थी कि शायद सेठ जी कल परसों तक पैसे दे देंगे तो शायद कुछ व्यवस्था हो जाएगी। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? ऐसे में अगर शीतल बीमार पड़ गई तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। मैं कल सुबह सेठ जी से जाकर बात करूंगा। रमेश की चिंता बढ़ती जा रही थी। गर्मी और लूह ने पहले ही हालात मुश्किल कर दिए थे और अब घर में राशन खत्म होने की बात ने उसे और बेचैन कर दिया। वो रेखा और शीतल की तरफ देखता है, मानो उनसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं निकलते। तभी शीतल ने बड़े मासूमियत से कहा। पापा, अगर पैसे नहीं हैं तो हम अपने खेत से लाकर कुछ खा सकते हैं। जैसे पिछले साल आप अपने खेत से बाजरा लेकर आए थे, जिसकी हमने रोटियां बनाकर खाई थीं। बेटी, वो बाजरा अब हमारे खेत में नहीं है। उसे बेचकर ही तो पिछले साल का कर्ज चुकाया था। इस बार फसल भी खराब हो रही है और इस भयंकर गर्मी और लूह ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। रमेश, मैं सोच रही थी कि क्या हम मुखिया जी से मदद मांग सकते हैं। उन्होंने पिछले महीने गांव वालों को राशन बांटने का वादा किया था। हाँ, मुखिया जी से बात करनी चाहिए। अगर वो मदद कर दे तो कुछ दिनों का इंतजाम हो जाएगा। पर मुखिया जी की मदद भी हर बार इतनी आसान नहीं होती है। कभी कभी उनकी मदद मिलने में वक्त लग जाता है और कभी कभी वो मना भी कर सकते हैं। फिर भी मुझे एक कोशिश करनी तो होगी। अभी आपस में रमेश और रेखा बात कर ही रहे थे कि तभी तेज गर्म हवा का एक झोंका आया और दरवाजे की साकल हिलने लगी। कमरे में मौजूद सभी लोग लूह की तपिश को महसूस करने लगे। हे भगवान, ये गर्मी तो अब और बढ़ते जा रही है। न जाने आने वाले दिन और कितने भयंकर होंगे। हम सब इस लूह से कैसे बचेंगे? सोचो, अगर गर्मी दिन ब दिन ऐसे और बढ़ती रही तो हम कैसे बचेंगे? हे भगवान, कृपया हमारी मदद करो। इस कठिन समय में हमें साहस और मार्गदर्शन दो। अगली सुबह रमेश ने तय किया कि चाहे जो हो
वो मुखिया जी से मदद मांगने जाएगा, क्योंकि अब बढ़ते गर्मी और भूख ने उसे चिंतित कर दिया था। उसने रेखा और शीतल को घर पर रहने को कहा और खुद मुखिया की घर की ओर निकल पड़ा। कुछ देर चलते चलते वो मुखिया के घर पहुंच जाता है। मुखिया जी, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। घर में राशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। भीषण गर्मी और लूह के चलते कामकाज भी बंद हो गया है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रमेश, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। हर कोई मदद के लिए मेरे पास ही आ जाता है। तुम लोगों को तो जैसे आदत हो गई है दूसरों पर निर्भर रहने की। नहीं मुखिया जी, मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूं, भीख नहीं मांगता। लेकिन इस बार हालात ने मजबूर कर दिया है। भीषण गर्मी और लूह ने खेतों की फसल जला दी है और मेरा परिवार भूखा है। कृपया मदद कर दीजिए। चुप रहो। अगर गरीब हो तो अपने गरीबी को स्वीकार कर उसके साथ जीना सीखो। यहां आकर रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे पास फालतू समय नहीं है, इसलिए यहां से चले जाओ। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मेरी मजबूरी को समझिए। आप हमारे गांव के मुखिया हैं। अगर आप ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम किसके पास मदद मांगने जाएंगे। रमेश की ये बात सुनकर मुखिया बहुत भड़क जाता है और अपने घर के नौकरों को आवाज लगाकर कहता है, अरे चेतन विकास, सुनो तो जरा, इसे यहां से बाहर कर दो और आगे से इसे मेरे घर में कदम भी नहीं रखने देना। फिर मुखिया के घर के नौकरों ने रमेश को धक्के मारकर मुखिया के घर से बाहर निकाल दिया। मुखिया के मुंह से खरी खोटी सुनने और धक्के खाने के बाद रमेश भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। रमेश जैसे ही अपने घर आया, उसने देखा कि रेखा बिस्तर पर लेटी हुई है और उसकी बेटी शीतल उसके पास बैठी हुई थी। पापा आपके जाने के कुछ देर बाद अचानक माँ चक्कर खाकर गिर गई और उनको बहुत तेज बुखार भी चढ़ गया और तब से वो कुछ बोल नहीं रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? रेखा, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो। ऐसे चुप मत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रमेश, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। ये भीषण गर्मी और भूख ने मेरी सारी ताकत छीन ली है। मुझे माफ करना, मैं अब तुम्हारा और शीतल का साथ देने में असमर्थ हूँ। रेखा की ऐसी बातें सुनकर रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रेखा की तरफ देखा और रोते हुए कहा, रेखा, ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हें ठीक करने के लिए। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रमेश, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। ये झुलसा देने वाली गर्मी और भूख ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब मेरी बस एक ही इच्छा है जो तुम्हें पूरी करनी है। मेरे जाने के बाद शीतल का अच्छे से ख्याल रखना, उसे मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने देना। रेखा की ऐसी हालत रमेश से देखी नहीं गई। वो बहुत घबरा गया था, इसलिए वो फौरन अपने घर के बाहर आ गया और बाहर आकर वो अपने पड़ोसियों को आवाज लगाने लगा। लेकिन ऐसी भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के चलते कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। रमेश, अब मेरी चिंता मत करो। जितना कर सको शीतल के लिए करो। शीतल को कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना और उसे कभी भूखा मत सोने देना। इतना कहकर रेखा की सांसें थम गई। वो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। रेखा, ऐसा मत कहो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमारे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे बिना तो ये घर भी सूना हो जाएगा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, अब तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हो। ये कहकर रमेश फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो महसूस कर रहा था कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। माँ, तुम उठो ना, देखो मैं कितना रो रही हूँ। प्लीज माँ उठो ना। पापा माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्या हमने कोई गलती की है? नहीं बेटी, हमने कोई गलती नहीं की है। ये सब तो नियति का फैसला है। शायद हमने पहले कोई गलती की होगी जिसके बदले अब हमें इसका फल भुगतना पड़ रहा है। रेखा के जाने के बाद कई महीने गुजर गए। अब रेखा के जाने के बाद रमेश और शीतल के जिंदगी में जैसे अंधेरा छा गया था। छोटे से घर में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। बिस्तर पर पड़ी रेखा की निशानी और उसकी जगह बस अब उसकी यादें रह गई थीं। रमेश कई रातों तक रेखा की याद में सो नहीं सका। पापा माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्या हम उन्हें वापस नहीं ला सकते? बेटी, तुम्हारी माँ ने हमें नहीं छोड़ा। वो अभी भी ऊपर से हमें देख रही है। अब हमें और मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम कभी हार ना माने।
रमेश की आंखें ये कहते हुए फिर नम हो गई। उसने शीतल की ओर देखकर अपने आंसुओं को रोक लिया, क्योंकि वो अपने आप को अपनी बेटी के सामने कमजोर नहीं दिखा सकता था। देखते देखते इसी तरह कई दिन और बीत गए। फिर एक दिन सुबह रमेश जब अपने घर के बाहर बैठा था, तभी गांव का सेठ मनोहर वहां पहुंचा और बोला, रमेश, अब तो 6 महीने बीत चुके हैं। मेरा कर्ज तुम अब तक नहीं चुका पाए हो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारा घर और तुम्हारा खेत दोनों नीलाम करवा दूंगा। सेठ की बात सुनकर रमेश का चेहरा चिंता से भर गया। उसकी माथे की लकीरें और गहरी हो गईं। उसने सिर झुकाते हुए कहा, सेठ जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अभी तक पैसे नहीं जुटा पाया हूं। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। देख रमेश, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास केवल 10 दिन है। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुकाया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। मनोहर रमेश को धमकाकर वहां से निकल जाता है और सेठ का ये कहकर वहां से चले जाना किसी संकट से कम नहीं था। वो सोचने लगा कि अब उसे क्या करना होगा। उसकी सोच बार बार अपनी बेटी की ओर जा रही थी। देखते देखते कुछ दिन और गुजर गए और अब रमेश की चिंता और बढ़ती जा रही थी। 10वां दिन करीब आ गया था। तभी अचानक एक दिन उसका पुराना दोस्त प्रेम गांव वापस आया। प्रेम और रमेश बचपन के दोस्त थे, लेकिन कुछ सालों पहले रोजगार की तलाश में शहर चला गया था। अब वो काफी पैसे वाला हो चुका था। जब वो रमेश के घर पहुंचा तो उसने देखा कि रमेश गहरे विचारों में डूबा हुआ है। अरे भाई रमेश, तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ? कोई परेशानी है तो बता। फिर रमेश ने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया, सेठ के कर्ज और उसकी धमकी के बारे में। ये सब सुनकर प्रेम का दिल पिघल गया और उसने रमेश से कहा, रमेश, तू फिक्र मत कर। दोस्त क्या कहने के लिए होता है। ये ले, सारे पैसे लेकर जा और सेठ का कर्ज चुका दे। प्रेम की बात सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भावुक होकर बोला, प्रेम भाई, आज तुमने मुझे और मेरी बेटी को एक नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगले दिन रमेश सीधा सेठ मनोहर के घर पहुंच गया और अपना सारा कर्जा चुका दिया। ये देख सेठ हैरान हो गया, लेकिन उसने अपने पैसे लेकर रमेश को कर्ज से मुक्त कर दिया। सेठ जी, मैंने आपके सारे पैसे चुका दिए हैं। अब आपके और मेरे बीच कोई लेन देन बाकी नहीं है। ये सब तो ठीक है रमेश, पर एक बात बताओ, इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? सेठ जी, पैसे कहीं से भी आए, पर आपके पैसे तो मिल गए ना। इतना कहकर रमेश वहां से निकल गया। चलते चलते वो कुछ दूर गया ही था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, जो उसे परेशान देखकर बोली, बेटा, तुम्हारी पत्नी के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा सा लग रहा है। मुझे पता है कि तुमने उसके लिए बहुत दुख और दर्द सहा है, लेकिन याद रखो, जीवन कभी थमता नहीं, इसीलिए आगे बढ़ते रहना होता है। बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर रमेश भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने भारी मन से कहा, अम्मा, आप सही कह रही हो। मेरी पत्नी के बिना मेरा जीवन सूना हो गया है। मैं अपनी बेटी शीतल के लिए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि मैं हार जाऊंगा। क्या आप मुझे कोई तरीका बता सकती हो जिससे मैं अपनी बेटी की ओर अच्छे से देखभाल कर सकूं? रमेश की ऐसी हताश भरी बातें सुनने के बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने पास से एक छोटा सा मिट्टी का मटका रमेश को दिया, परंतु वह मटका साधारण नहीं था। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो ये पवित्र मटका, इसे लेकर जाओ और अपने घर में भगवान के सामने रखकर सच्चे मन से प्रार्थना करो। भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें 7 दिनों तक इस मटके के सामने बैठकर अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करनी होगी। रमेश ने बूढ़ी अम्मा की बातों को बहुत ध्यान से सुना और फिर बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या सच में इससे मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी? बेटा, विश्वास सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब तुम किसी चीज के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो भगवान भी तुम्हारी मदद करने लगते हैं। अब जाओ और सच्चे मन से अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करो। फिर क्या था, रमेश ने अम्मा का धन्यवाद करके वो मटका लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो घर पहुंचा, शीतल दौड़कर उसके पास आई और कहा, पापा, आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत डर गई थी। अपनी बेटी को इतना परेशान देखकर रमेश अपनी बेटी से कहता है, बेटी, मैं कहीं नहीं गया था और तुम फिक्र मत करो, अब सब सही हो जाएगा। बस हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा।
रमेश ने बूढ़ी अम्मा से मिले मटके को अपने घर के मंदिर के पास रखा और गहरी सी सांस ली। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। रमेश ने पहले दिन मटके के सामने बैठकर पूरे मन से प्रार्थना की। हे भगवान, मेरी पत्नी चली गई। मैं मेरी बेटी के लिए जीना चाहता हूं, लेकिन हालात मुझे हर दिन तोड़ रहे हैं। अगर ये मटका सच में कोई चमत्कार कर सकता है तो मेरी मदद करो। शीतल ने भी अपने पिता के साथ प्रार्थना की। शीतल अपने माँ को बहुत याद कर रही थी। रात को जब वो सोने गई तो उसके आंखों में आंसू थे। रमेश ने उसका मन हल्का करने के लिए कहा, बेटी, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी। दिन बदिन गांव में हालात और बिगड़ने लगे। गर्मी बढ़ती जा रही थी। अब तो घरों के बाहर निकलना यानी अपने प्राणों को त्यागने का काम करना। रमेश को घर में वो मटका लाए अब 4 दिन बीत चुके थे, परंतु अब तक उसका कोई जादू रमेश को नहीं दिखा था। रमेश का मन विचलित हो रहा था। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं या फिर ये मटका सिर्फ एक छलावा था। लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना जारी रखी। अचानक चौथी रात एक अजीब घटना घटी। रात के समय जब शीतल और रमेश सो रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। तेज हवा के कारण रमेश की नींद खुल गई। उसने देखा कि मटका हल्का सा चमक रहा था। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये चमत्कार देखकर वो मन ही मन सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? ये मटका इतना चमक क्यों रहा है? रमेश ये सोच ही रहा था, तभी उसको अपनी पत्नी रेखा की आवाज आई। रमेश, हिम्मत मत हारो। ये मटका तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। जो भी तुम्हें मिलेगा वो केवल तुम्हारे मेहनत और परिश्रम के बलबूते पर ही मिलेगा। अचानक से अपने पत्नी की आवाज सुनकर रमेश और चौंक जाता है। वो खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसके अगल बगल में उसकी बेटी शीतल के अलावा कोई नहीं था। घर पर राशन की कमी हो चुकी थी और रमेश की फसल भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इसलिए सुबह होते ही रमेश काम की तलाश में घर से निकल जाता है। सुबह जब रमेश काम की तलाश में गांव के बाजार में गया, तब उसको पता चला कि चंद्रपुर गांव के पास ही एक नई फैक्ट्री खुल रही है और वहां मजदूरों की जरूरत है। ये बात सुनकर रमेश सोचने लगा, अगर मुझे उस फैक्ट्री में काम मिल जाए तो शायद मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं। रमेश ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। अभी रमेश अपने घर के बाहर पहुंचा ही था, तभी गांव में रहने वाले सुधांशु चाचा उसके घर के बाहर मिल जाते हैं। अरे रमेश बेटा, कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं चाचा, बस बाजार गया था काम की तलाश में। पर बाजार गया तो सुना कि गांव के बाहर कोई फैक्ट्री खुलने वाली है, तो बस वहीं निकलने की तैयारी करने जा रहा हूं। अगर वहां काम मिल जाए तो मुझे घूम घूम कर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है बेटा, मैं भी तुम्हारे पास इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। मैं भी उसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ और वहां के सेठ जी ने मुझे मेहनती और भरोसेमंद लोग लाने को कहा है। तो क्या कहते हो, कल चलोगे मेरे साथ सेठ जी से मिलने? चाचा नेकी और पूछ पूछ, मैं अभी सामान बांध लेता हूँ और कल आपके साथ चलने की तैयारी करता हूँ। फिर क्या था, अगली सुबह रमेश चाचा के साथ फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते रमेश सिर्फ वो नौकरी पाने की इच्छा कर रहा होता है। कुछ देर बाद दोनों फैक्ट्री पहुंचकर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं। फैक्ट्री का सेठ रमेश को फैक्ट्री में काम करने की सारी जानकारी उसे बता देता है और रमेश को फैक्ट्री में काम करने के लिए रख लेता है और उसे अगले दिन से फैक्ट्री आने कहता है। काम मिलने की बात सुनकर रमेश बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल जाता है। काम मिलने की खुशी में रमेश अपनी बेटी शीतल के लिए आज बाजार से अच्छी अच्छी खाने की चीज लेकर घर आता है। पिता को इतना खुश देखकर शीतल भी बहुत खुश होती है और अपने पिता से इस खुशी का कारण पूछती है। क्या हुआ पिताजी, आज आप बहुत दिनों बाद इतने खुश लग रहे हो? हाँ बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज के बाद हमारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मुझे गांव के बाहर नई वाली फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। अभी रमेश अपने बेटी से बात कर ही रहा था, तभी वो मटका फिर से चमकता है और उसमें से रेखा की आवाज आती है। रमेश, अब से तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी और शीतल को वो सारी खुशियां देनी होगी जिसकी वो हकदार है। अचानक रेखा की आवाज सुनकर शीतल और रमेश दोनों चौंक जाते हैं।
तभी रमेश को याद आता है कि आज ठीक 7 दिन बीत चुके हैं इस मटके को घर लाकर। रमेश भी समझ जाता है कि उसकी पत्नी उस मटके से उसका हौसला बढ़ा रही थी और अब से वो बहुत मेहनत करेगा और अपनी बेटी शीतल को एक अच्छी जिंदगी देगा। दोस्तों, इस तरह रमेश की मेहनत और विश्वास ने उसे उसकी परेशानियों से निकाल दिया। गर्मी की मुश्किलों से जूझते हुए भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार उसे एक नई उम्मीद मिल गई। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।